26। होटल के पीछे की ओर प्रकाश से जगमगाते 2 स्विमिंग पूलों के पास वह शानदार सूट था जिसके एक कमरे में उस समय जॉनी फंटाने बैठा था। भीतर एक कॉकटेल वेट्रेस और 3 अन्य व्यक्ति जो कैसीनो से आए थे वहां रात की मौजमस्ती के लिए सामान एकत्र कर रहे थे। नीनो वालेंटी बैठक के एक सोफे पर हाथ में विस्की का गिलास पकड़े लेटा था। वह जुए की मेज लगाई जाती देख रहा था। जॉनी, वह नशे में डूबी आवाज में बोला, जुए में इन हरामजादों के खिलाफ तुम मेरा साथ देना। किस्मत मेरे साथ है, हम उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। तुम जानते हो मैं जुआ नहीं खेलता। जॉनी बोला, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी, आधी रात के बाद लड़कियां आ रही हैं। फिर खाना, उसके बाद जुआ। तुम्हें पता है मैं $50,000 पहले ही जीत चुका हूँ। हाँ, लेकिन मरने के बाद इतनी दौलत किसके लिए छोड़कर जाओगे? नीनो ने अपनी विस्की का गिलास खाली किया। जॉनी, लड़कियां फांसने के बारे में तुम्हारी तो बड़ी मशहूरी थी। अब क्या हो गया है तुम्हें? ज्यादा मजे तो यहाँ पर टूरिस्ट कर लेते हैं। हाँ, तुम्हें उठाकर जुए की मेज तक पहुँचाऊं? नीनो ने कालीन पर मजबूती से पांव जमाए। मैं स्वयं पहुँच सकता हूँ। उसने गिलास अपने हाथ से छूट फर्श पर गिर जाने दिया और बड़ी स्थिरता से चलता हुआ उधर बढ़ा जिधर जुए के लिए मेज लगाई गई थी। वहां सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। नीनो ने $5,000 के टोकन प्राप्त किए और खेल शुरू किया। उसके आरंभ के दाव कैसीनो के खिलाफ थे जिनमें कि वह जीता। 3-4 राउंड के बाद नीनो ने कॉकटेल वेट्रेस को संकेत किया। वह तुरंत ही नीनो के लिए जाम तैयार कर लाई। नीनो ने गिलास में से एक घूंट पिया, उसे दूसरे हाथ में लिया और अपना खाली हाथ वेट्रेस की कमर में डाल दिया। मेरे साथ बैठी, जानेमन 2-3 हाथ मेरी तरफ से खेलो। नीनो ने अपने कुछ हाथ वेट्रेस को खेलने दिए। फिर उसने उसे एक टोकन दे दिया और उसे मेज से परे भेज दिया। जॉनी ने उसे अपने लिए ड्रिंक लाने के लिए कहा। वह ड्रिंक लाने के लिए गई। वह ड्रिंक तो लाई लेकिन जॉनी के लिए ड्रिंक लाने के काम को उसने समझा जैसे वह आज तक बनी सबसे ड्रामेटिक फिल्म में अपना सबसे ड्रामेटिक अभिनय कर रही थी। महान जॉनी फंटाने को रिझाने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। उसने अपनी आंखों में आमंत्रण की चमक पैदा कर ली। उसकी चाल में कूट कूट कर सेक्स भरा हुआ था और उसके होंठ यूं खुले हुए थे जैसे वे किसी वासनात्मक भावना को साकार कर रहे हो। वह कामुकता की मूर्ति लग रही थी लेकिन था वह सब अभिनय ही। जॉनी ने वितृष्णा से सिर हिलाया। ऐसी लड़कियों की उसे खूब पहचान थी। जो लड़कियां उसके साथ सहवास करने की इच्छा रखती थीं, ऐसी लड़कियां अक्सर ऐसा ही अभिनय किया करती थीं। लेकिन उस अभिनय का जॉनी पर तभी असर होता था जब वह नशे में धुत होता था, लेकिन उस वक्त वह नशे में नहीं था। उसने अपनी परिचित मुस्कुराहट लड़की पर फेंकी और बोला, थैंक यू हनी। लड़की मुस्कुराई। उसका शरीर उत्तेजित था और भरी भरी छतियां ऐसे उभर रही थी जैसे वे वस्त्रों से बाहर निकल जाना चाहती थी। फिर उसके शरीर में ऐसी सिहरन हुई जैसे धनुष पर टंकार हुई हो। लगता था जैसे जॉनी फंटाने की मुस्कुराहट से वह मानसिक मैथुन की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसने बहुत अच्छा अभिनय किया था लेकिन जॉनी जानता था कि वह अभिनय ही था। और यह बात भी स्थापित हो चुकी थी कि वह ऐसा अभिनय करने वाली स्त्रियां पलंग पर बड़ी निराशा का वातावरण पैदा करती थीं। 1 घंटे बाद नीनो का गट्ठर बनने लगा। पहले वह आगे को झुकने लगा, फिर लहराने लगा और फिर कुर्सी पर से लुढ़ककर सीधा फर्श पर गिरने लगा, लेकिन उसके फर्श पर गिरने से पहले ही उसे संभाल लिया गया। उसे सूट के बेडरूम में ले जाया गया। उसके कपड़े उतारे गए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया। जॉनी ने देखा कैसीनो का एक आदमी नीनो के टोकन गिनकर एक कागज पर कुछ नोट कर रहा था। जॉनी ने उससे पूछा, ये सिलसिला कब से चल रहा है? आज ये जल्दी होश खो बैठे हैं। उसने कहा, पहली बार ऐसा होने पर हमने यहाँ के डॉक्टर को बुलाया था। उसने मिस्टर वालेंटी को दवा दे दी थी और इन्हें कोई भाषण भी दिया था। फिर उन्होंने हमें कहा था कि भविष्य में ऐसा होने पर डॉक्टर न बुलाया जाए, इन्हें बिस्तर पर लिटा दिया जाए और अगली सुबह तक ये अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये हम करते हैं, लेकिन ये बहुत किस्मत वाले हैं। आज भी ये जीत रहे थे। जरा डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। लगभग 15 मिनट बाद डॉक्टर जूल्स सीगल वहाँ पहुँचा।
जॉनी को ये देखकर बड़ी झुंझलाहट हुई कि वह आदमी डॉक्टर तो कभी लगता ही नहीं था। अपनी प्लेब्याया जैसी पोशाक में डॉक्टर का परंपरागत काला बैग उठाए वो बहुत अजीब सा लग रहा था। तुम्हें तो अपना डॉक्टर का सामान गोल्फ के बैग में रखने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए, जॉनी ने कहा। हाँ, ये डॉक्टरों जैसा बैग बेहूदी चीज है, इसे तो देखने भर से ही मरीज के प्राण खुशक हो जाते हैं। कम से कम इसका ढंग तो बदला हो जाना चाहिए। वह नीनो के पास पहुंचा। उसने अपना बैग खोला और जॉनी से बोला, परामर्शदाता के तौर पर जो चेक तुमने मुझे भेजा था उसके लिए धन्यवाद, लेकिन तुमने बहुत अधिक धन भेज दिया। तुम्हारी इतनी बड़ी सेवा मैंने नहीं की थी, तुमने मेरी उससे बड़ी सेवा को थी। जॉनी बोला, फिलहाल वह पुरानी कहानी भूल जाओ। नीनो को क्या हुआ है? जूल्स ने बड़ी दक्षता से उसका हृदय नब्ज और ब्लड प्रेशर का परीक्षण किया। फिर उसने नोनो को एक इंजेक्शन लगाया जिसके कारण नीनो के पीले पड़े चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। साधारण चिकित्सा है, जूल्स बोला। जब पहली बार इसको ये स्थिति हुई थी तो मैं भी चिंतित हो उठा था और इसको होश आने से पहले ही मैंने अच्छी तरह इसका परीक्षण किया था। इसको होश आने से पहले इसे अस्पताल में पहुंचवा दिया था। इसको मधुमेह है जो चिकित्सा और भोजन पर कंट्रोल द्वारा ठीक हो सकती है, लेकिन इसकी तो कोई हद दिखाई देती है कि इसने चिकित्सा की तरफ ध्यान नहीं देना। ये पी कर जाने देने पर तुला हुआ है। इसका लीवर खराब हो रहा है और दिमाग खराब होना शुरू हो रहा था। इस समय यह मधुमेह के कारण हो बेहोशी में है। मेरी राय में इसके लिए तुरंत अस्पताल जाना बहुत जरूरी है। जॉनी को जान आ गई। यह कोई गंभीर बात नहीं थी, सिर्फ नीनो ने अपने आप को संभालना था। कहाँ? उसने पूछा। अस्पताल में नहीं, पागल खाने में। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। इसका लीवर बिल्कुल खराब होने से पहले ही इसका संभल जाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन फिर भी असली रोग इसके मस्तिष्क में है। वास्तव में इसको इस बात की परवाह नहीं है कि यह मर जाएगा। हो सकता है यह मरना ही चाहता हो। जब तक इसकी भावना को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक इसके बचने की कोई आशा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे पागल खाने में भर्ती कराओ ताकि वहाँ इसकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा हो सके। तभी लूसी मैंसिनी वहाँ पहुंची। वह बड़े प्यार से जॉनी से मिली। जॉनी ने देखा लूसी बदल गई थी। उसका शरीर खूब झरहरा हो गया था और वह पहले से कहीं आकर्षक कपड़े पहने हुए थी। अपने लड़कों जैसे हेयर स्टाइल में वो बहुत कसिन भी लग रही थी। जॉनी के मन में आया कि वहाँ वेगास में लूसी को उसे अपना साथ देना चाहिए। ऐसी खूबसूरत लड़की का साथ तो बहुत आनंद की बात हो सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वह उसको आकर्षित करने की कोशिश करता उसे याद आ गया कि वह तो डॉक्टर की सहेली थी। वहाँ दाल नहीं गलने वाली थी। अतः उसके चेहरे पर केवल मैत्रीपूर्ण मुस्कुराहट आई। इतनी रात को नोनो के अपार्टमेंट में कैसे आ गई तुम? मुझे पता था कि नीनो बीमार या जूस उसे देखने आया था। वह बोली, मैं ये देखने आई थी कि क्या मैं उसके किसी काम आ सकती थी। नीनो स्वस्थ तो है न? हाँ, जॉनी ने कहा, ये स्वस्थ हो जाएगा। जूस सोमल सोफे पर लेट गया था। वह बोला, वह स्वस्थ नहीं हो सकता। मेरी राय यह है कि नोनो के होश में आने तक हम सब यहाँ ठहरें और फिर इसे अस्पताल में भेजने के लिए मनाएं। शायद वह हम में से किसी की बात मान जाए। न माना तो बहुत जल्दी इसका लीवर किसी अस्पताल की लेबोरेटरी में प्रदर्शनी के लिए रखा होगा। जॉनी को डॉक्टर की इतनी कड़वी बात सुनकर बहुत क्रोध आया था। क्या समझता है यह अपने आप को? वह बोलने ही लगा था कि उसे नीनो की आवाज सुनाई दो, प्रिय मित्र, एक जाम के बारे में क्या विचार है? नोनो उठकर बैठ गया था। लूसी को देखकर हंसा। उसने अपनी बाहें फैला दो और बोला, हाय बेबी, नीनो के पास आओ। लूसी बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और नीनो के साथ बगलगिर होकर उससे मिली। अजीब बात थी कि उस समय नीनो लगभग नॉर्मल लग रहा था। नोनो ने चुटकी बजाई और बोला, जॉनी मुझे ड्रिंक दो, अभी तो रात महक रही है। और वह साली जुए की मेज कहाँ गई? जूस ने अपने गिलास से एक घूंट दिया और नीनो से बोला, तुम्हें जाम नहीं मिलेगा। तुम्हारे डॉक्टर ने मना किया है। ऐसी की तैसी मेरे डॉक्टर को। फिर उसने ऐसे अभिनय किया जैसे उसने जुल्स को अभी पहचाना हो। अरे जल्स, ये तो तुम मेरे डॉक्टर हो।
ठीक, यार, मैंने जो कुछ अभी कहा था वह तुम्हारे लिए नहीं कहा था। जॉनी, मुझे ड्रिंक लाकर दे रहे हो या मैं स्वयं उठकर जाम लूं? जॉनी बार की तरह बढ़ा। जूल्स बोला, मैं कह रहा हूँ इसे शराब नहीं पीनी चाहिए। जॉनी जानता था कि उसे जूल्स से ईर्ष्या क्यों होती थी। वह डॉक्टर जो कुछ कहता बड़ी लापरवाही से, बड़े भाव से कहता था। यदि वो कोई चेतावनी देता था तो वह चेतावनी शब्दों में होती थी, उसके स्वर में चेतावनी वाली उग्रता और गंभीरता नहीं होती थी। इसी बात से चिढ़कर जॉनी नीनो के लिए एक गिलास में विस्की डालकर लाया। गिलास नोनो को देने से पहले वह बोला, इससे यह मर तो नहीं जाएगा ना? नहीं, इससे तो नहीं मरेगा। जूल्स धीरे से बोला। लूसी ने उग्र भाव से उसकी ओर देखा, कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर शांत हो गई। तब तक नीनो जॉनी से गिलास लेकर विस्की अपने गले में उंडेल चुका था। जॉनी नीनो को देखकर मुस्करा रहा था। अच्छा सबक दिया इस साले डॉक्टर को। एकाएक नीनो के मुंह से सिसकारी निकली। उसका चेहरा नीला पड़ गया और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसकी आंखें फट पड़ीं और उसका शरीर तड़पती हुई मछली की तरह ऊपर को उछला। जूलस अपने स्थान से उठा। उसने नीनो को गर्दन से पकड़ लिया और उसे कंधे के पास एक और इंजेक्शन लगा दिया। नीनो का शरीर उसके हाथों में निर्जीव होकर रह गया और उसकी तड़पन बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उसे नींद ने आ दबोचा। जॉनी, लूसी और जूल्स बाहर बैठक में आ गए। लूसी ने फ़ोन करके कॉफ़ी और कुछ खाने का सामान मंगाया। जॉनी बार पर जाकर अपने लिए एक ड्रिंक तैयार कर लाया। तुम्हें मालूम था कि विस्की की उस पर ऐसी भयंकर प्रतिक्रिया होगी? जॉनी ने पूछा। जूल्स ने कंधे हिलाए, मुझे गारंटी थी। तो तुमने मुझे आगाह क्यों नहीं किया था? जूल्स तीखे स्वर में बोला। मैंने दी थी, तुमने मुझे ठीक से आगाह नहीं किया था। जॉनी बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठा। अजीब डॉक्टर हो तुम। तुम्हें तो पैसे की चिंता नहीं है। तुम कहते हो कि नीनो को पागल खाने में भर्ती होने की आवश्यकता है। तुम्हें इतना ख्याल नहीं कि तुम उचित शब्द सेनेटोरियम का प्रयोग कर सको। लगता है लोगों को दुख तकलीफ में देखकर तुम्हें मजा आता है। जूल्स मुस्कराता रहा। नीनो को ड्रिंक देने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता था। तुम मुझे ये बताना चाहते थे कि तुम्हें मेरी चेतावनी की, मेरे आदेश की कोई चिंता नहीं थी। तुम्हें याद है अपने गले में ऑपरेशन के बाद तुमने मुझे अपने निजी डॉक्टर की नौकरी देने के लिए कहा था। मैंने वो नौकरी स्वीकार करने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा मेरा साथ निभाने वाला नहीं था। डॉक्टर अपने आप को मसीहा समझता है। वह अपने आप को आधुनिक समाज का बड़ा पुजारी समझता है। यही उसका पुरस्कार होता है। लेकिन तुम मुझे वैसा सम्मान कभी नहीं दे सकते थे। मैं तुम्हारे लिए असफल मसीहा बन जाता, बिल्कुल उन्हीं डॉक्टरों की तरह जो तुम लोगों को हॉलीवुड में हासिल होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उन लोगों को कुछ आता जाता नहीं या वे स्वाभाविक रूप से लापरवाह होते हैं। उन्हें अवश्य पता होगा कि नीनो की कैसी अवस्था थी, लेकिन वे नीनो को सिर्फ दवाइयाँ देते रहे ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चलती रहे। वे लोग सिल्क के सूट पहनते हैं और तुम्हारे पांव चाटते हैं क्योंकि तुम फिल्मों की महान हस्ती हो और तुम समझते हो कि वे तुम्हारे मुकाबले के महान डॉक्टर हैं। तुम्हारे डॉक्टर अभी फिल्मी हैं, मेरे भाई, लेकिन तुम्हारे डॉक्टरों को पैसे की भी चिंता नहीं होती कि तुम जीवित रहते हो कि मरते हो। लेकिन मेरा शौक, शायद क्षमा किए जाने के योग्य नहीं, यही है कि मैं लोगों को जीवित रखूं। मैंने तुम्हें नीनो को इसलिए शराब पिलाने दी ताकि तुम्हें मालूम हो जाता कि उसे क्या हो सकता था। जूल्स जॉनी की तरफ कुछ आगे की ओर झुका, लेकिन उसकी आवाज अभी भी संतुलित थी। तुम्हारा मित्र मृत्यु की सीमा रेखा पर खड़ा है। बात समझ में आई। पक्की डॉक्टरी एहतियात और मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के बिना ये ठीक होने वाला नहीं। मधुमेह, ब्लड प्रेशर और इसकी खराब आदतों के कारण अभी अगले ही क्षण इसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसके भेजे के परखच्चे उड़ सकते हैं। अब क्या ठीक से समझ आ गई तुम्हें? हाँ, मैंने पागल खाने का नाम लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारे मस्तिष्क में अकल आ सकती कि तुम्हारे दोस्त की मुख्य जरूरत क्या थी। इसके बिना तुम कोई कदम उठाने वाले नहीं थे। मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ,
तुम अपने मित्र का जीवन बचाना चाहते हो तो इसे अस्पताल में दाखिल करा दो, नहीं तो इसे अलविदा कह दो। जूल्स डार्लिंग, जूल्स इतनी बुरी बात मुंह से न निकालो। जूल्स उठ खड़ा हुआ। उसके स्वर में स्वाभाविक शांति नहीं रही थी। जॉनी फंटाने ने भी यह बात देखी और उसे बड़ी संतुष्टि का अनुभव हुआ। तुम समझते हो ये पहला अवसर है जब ऐसी स्थिति में तुम्हारे जैसे लोगों से मेरा सामना हुआ है। जूल्स बोला, लेकिन मेरा ऐसा सामना प्रतिदिन होता है। लूसी कहती है कि मैं ऐसी बुरी बात मुंह से न निकालूं, लेकिन जो वह कहती है उसे वह समझती नहीं। जानते हो, मैं लोगों को कहा करता था, ज्यादा मत खाओ, नहीं तो मर जाओगे। ज्यादा धूमपान मत करो, नहीं तो मर जाओगे। ज्यादा काम मत करो, नहीं तो मर जाओगे। ज्यादा शराब मत पियो, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं यह नहीं कहता तुम कल मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हो सकता है नीनो कल ही मर जाए। जूल्स बार के पास पहुंचा। उसने अपने लिए नया पहिया तैयार किया। अब क्या विचार है, जॉनी? नीनो को सैनिटोरियम में दाखिल कराओगे? मुझे नहीं पता, जॉनी ने कहा। जूल्स ने अपना पहिया पिया और नया पहिया तैयार किया। देखो कैसी अजीब बात है। आप सिगरेट पीकर जान दे सकते हैं, शराब पीकर जान दे सकते हैं, खूब खाकर आन दे सकते हैं, लेकिन ये बात डॉक्टरी तौर से भी सच है कि आप अधिक संभोग द्वारा जान नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी यही वह काम है जिसके रास्ते में सबसे ज्यादा अवरोध लगाए जाते हैं। वह अपना पहिया खाली करने के लिए ठिठका, लेकिन औरतों के लिए ये भी झमेले की बात है। मेरे पास ऐसी औरतें आया करती थीं जिन्हें और बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। आपके लिए अब गर्भवती होना हानिकारक हो सकता है। मैं उन्हें कहता था आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन 1 महीने बाद वे चेहरे पर खुशी की चमक लिए फिर मेरे पास आ जाती थी और कहती थी, डॉक्टर मेरे विचार से मैं गर्भवती हो गई हैं। मैं उन्हें याद दिलाता था कि मैंने उससे पहले ही कहा था कि गर्भवती होना उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता था। फिर वे मुस्कराकर कहती थीं, लेकिन हम क्या करें डॉक्टर? मैं और मेरा पति पक्के कैथोलिक हैं, तो तुम लोगों की जिंदगियां बचाते हो। जॉनी बोला, लेकिन गर्भपात कराने वाले डॉक्टर कैसे बन गए? लूसी पहली बार बोली, ये मुसीबत में फंसी ऐसी लड़कियों की सहायता करना चाहता था जो पेट के अवैध बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए आत्महत्या या ऐसा ही कोई हानिकारक काम कर सकती थी। जूल्स लूसी को देखकर मुस्कुराया और आह भरकर बोला, बात इतनी सरल नहीं थी। अंत में मैं सर्जन बन गया था और मैं अपने काम में अपने हाथों को बड़ी दक्षता से इस्तेमाल करना चाहता था। मैं अपने काम में इतना ज्यादा कुशल था कि कई बार मैं स्वयं अपने आप से भयभीत हो जाता था। मैं किसी बेचारे रोगी का पेट काटता था तो मुझे पता होता था कि वह मरने वाला था। मैं ये जानते हुए उसका ऑपरेशन करता था कि रोगी को कैंसर या ट्यूमर फिर हो सकता था, लेकिन मैं उसे मुस्कराकर झूठी तसल्लियां देकर घर भेज देता था। कोई बेचारी लड़की आती थी और मैं उसके वक्षस्थल का ऑपरेशन कर देता था। 1 साल बाद वह फिर आती थी और मुझे उसका दूसरा वक्षस्थल काट देना पड़ता था। उसके बाद मैं फिर उसके भीतर कोई काट देने योग्य चीज तलाश करता था, लेकिन वह फिर भी मर जाती थी। लेकिन उस बीच उसका पति फोन करके पूछता रहता था, परीक्षणों से क्या पता लगा? परीक्षणों से क्या पता लगा? फिर उन टेलीफोन का उत्तर देने के लिए मैंने एक और सेक्रेटरी रख ली। मैं तब रोगी को तभी देखने लगा जब वह एग्जामिनेशन टेस्ट और ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार होता था। मैं रोगी के साथ कम से कम वक्त लगाता था क्योंकि आखिरकार मैं भी एक व्यस्त आदमी था। और फिर मैं पति को 2 मिनट बाद करने का समय दे देता था। मैं बताता था, ये टर्मिनल केस है। लोग उस शाश्वत सत्य की सुन नहीं पाते थे। बात का मतलब वे खूब समझते थे लेकिन वे उसे सुन नहीं पाते थे। पहले मैं समझता था कि शायद वे आखिरी शब्द कहते हुए अनजाने में मेरी आवाज़ धीमी पड़ जाती थी, लेकिन वे शब्द में विशेष रूप से जोर से कहता था, लेकिन वे फिर भी नहीं सुनते थे। एक आदमी ने तो यहाँ तक कहा, टर्मिनल है, इसका क्या मतलब हुआ? जूल्स हमने लगा। मैं उस व्यवसाय में ऐसा बेजार हुआ कि मैं गर्भपात के केस करने लगा। सीधा साधा सरल काम, हर कोई खुश, जैसे आपने प्लेटें धोई हो और सिर्फ साफ कर दिया हो।
वह मेरी पसंद का काम निकला। मुझे अबॉर्शनिस्ट बनना बहुत पसंद आया। मैं 2 महीने के गर्भ को इंसान नहीं मानता, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। मैं युवा लड़कियों को और विवाहित औरतों का गर्भपात करता था और अच्छे पैसे भी कमाता था, लेकिन मैं पकड़ा गया। फिर भी मेरी किस्मत अच्छी थी जो अपने एक मित्र की सहायता से मैं पुलिस के चक्कर में पड़ने से बच पाया। लेकिन अब बड़े अस्पताल मुझे ऑपरेशन नहीं करने देते, इसलिए आज मैं वैसा हूँ जैसा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं लोगों को अच्छा परामर्श देता हूँ, लेकिन मेरे परामर्श पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल मेरे पुराने दिनों की तरह। मैं तुम्हारे तर्क को नज़रअंदाज नहीं कर रहा, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, जॉनी ने कहा। लूसी ने विषय बदला। तुम वेगास में क्या कर रहे हो, जॉनी? हॉलीवुड की महान विभूति यहाँ आराम कर रही है या काम कर रही है? जॉनी ने इनकार में सिर हिलाया। माइकेल कार्लोन मुझसे मिलना चाहता है। वह आज रात टॉम हेगन के साथ यहाँ पहुँच रहा है। टॉम कह रहा था कि वे तुमसे भी मिलेंगे। लूसी, तुम्हें मालूम है क्या मामला है? लूसी ने इनकार में सिर हिलाया। कल रात हम सब डिनर पर एकत्र हो रहे हैं। फ्रेंडो भी। मेरे विचार से कोई होटल से संबंधित बात है। काफी समय से कैसीनो घाटे पर चल रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। डॉन ने शायद माइकेल को ये सब चेक करने के लिए भेजा है। सुना है माइकेल ने अपना विकृत चेहरा ठीक करवा लिया है। लूसी धीरे से हंसी। शायद कि ने उसे बातों में फंसा लिया था। शादी के समय तो वह तैयार नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। बहुत खराब लगता था उसका चेहरा, और फिर उसकी नाक भी बहती रहती थी। उसे तो यह ऑपरेशन जल्दी करवा लेना चाहिए था। वो एक क्षण को रुकी। उस ऑपरेशन के लिए कॉलोन परिवार ने जूल्स को बुलाया था। सब कुछ उसके परामर्श पर और इसकी देखरेख में हुआ था। मुझे पता है, इसकी मैंने सिफारिश की थी। ओह, फिलहाल माइक कह रहा था कि जूल्स के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए कल रात उसने हमें भी डिनर पर बुलाया है। जूल्स हास्यपूर्ण स्वर में बोला। वो किसी का विश्वास नहीं करता। उसने मुझे आग्रह किया था कि मैं हर किसी की हरकतों पर दृष्टि रखूं। वह बड़ा सीधा, बड़ा साधारण सर्जरी का काम था। कोई भी योग्य आदमी उसे कर सकता था। तभी बेडरूम में आहट हुई। तीनों उधर देखने लगे। नीनो को फिर होश आ गया था। जॉनी भीतर जाकर उसके पलंग पर बैठ गया। जूल्स और लूसी बेड के पायताने की ओर चले गए। उन्हें देखकर नीनो के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। ठीक है, मैं बहुत होशियार बनने की कोशिश नहीं करता। मैं अपने आप को बहुत खस्ता हाल अनुभव करता कर रहा हूँ। जॉनी, तुम्हें एक बार पहले उस दिन की बात याद है जब हम 2 लड़कियों के साथ पाम स्प्रिंग्स गए थे? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वहाँ जो कुछ हुआ था उससे मुझे कोई जलन नहीं हुई थी। मैं तो बहुत खुश हुआ था। मेरी बात का विश्वास है तुम्हें, जानी? जॉनी आश्वस्त स्वर में बोला। हाँ नीनो, मुझे तुम्हारी बात का विश्वास है। लूसी और जूल्स ने एक दूसरे को देखा। जॉनी फंटाने के बारे में उन्होंने जो देखा और सुना था, उससे यह असंभव लगता था कि वह अपने नीनो जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से उसकी लड़की छीन लेगा। और फिर इस घटना के 1 वर्ष के बाद नीनो ये क्यों कह रहा था कि उसे ईर्ष्या नहीं हुई थी? दोनों के मस्तिष्क में यही विचार आया कि नीनो इसलिए पीकर जान दे रहा था क्योंकि कोई लड़की उसका दिल तोड़कर जॉनी फंटाने के पास चली गई थी। जूल्स ने फिर नीनो का परीक्षण किया। आज रात तुम्हारे पास रहने के लिए मैं नर्स का प्रबंध करता हूँ। जूल्स बोला। तुम्हें 2-3 दिन बिस्तर में ही आराम करना चाहिए। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, नीनो। ओके डॉक्टर, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत नस मत भेजना। नीनो मुस्कराते हुए बोला। जूल्स ने नस के लिए फोन किया और फिर वो और लूसी वहां से चले गए। जॉनी बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गया और नस की प्रतीक्षा करने लगा। पाए 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 1 वर्ष पहले जॉनी फंटाने उस फिल्म कंपनी के अपने आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था। वो उस ऑफिस का मालिक था। उस समय वह ऐसा परेशान था जैसा वह जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अपने और नीनो के साथ उसने जो पहली फिल्म बनाई थी उससे उसे बहुत अधिक आय हुई थी। अब उसकी 2 फिल्में और बन रही थीं। एक में वह स्वयं नायक था और दूसरी में नीनो। नीनो स्क्रीन पर सफल रहा था।
जॉनी जिस चीज को हाथ लगता था वह पैसा बन जाती थी। बैंक के माध्यम से गॉडफादर को भी उसका हिस्सा पहुंच रहा था और जॉनी खुश था कि उसने गॉडफादर की अपने में विश्वास की लाज रखी थी। लेकिन आज वह बात भी उसका मूड बनाने में अधिक सफल नहीं हो रही थी। अब स्वतंत्र रूप से प्रोड्यूसर बन जाने के बाद वह अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा साधन संपन्न पाता था। खूबसूरत लड़कियां अब भी उस पर मरती थी, हालांकि अब उसका व्यावसायिक कारण अधिक होता था। अब उसके पास अपना हवाई जहाज था और वह पहले से ज्यादा ऐश्वर्यवादी ढंग से रहता था। इस सब के बावजूद वह परेशान हाल क्यों था, केवल वही उसका कारण जानता था। उसके सिर में खूब दर्द था, उसकी नाक में अंदर की ओर दर्द होता था, उसका गला दुखता था। उस दर्द को दूर करने का एक ही तरीका उसका दृष्टि में था कि वो गाए, लेकिन उसे गाते हुए भय लगता था। उसने जूल्स सीगल से पूछा था कि वह कब सुरक्षित रूप से गा सकता था, तो जूल्स ने उसे उत्तर दिया था कि जब उसका जी चाहे। फिर उसने कोशिश की थी। उसे अपनी आवाज़ इतनी भर्राई हुई और खरखराती हुई लगी थी कि उसने कोशिश छोड़ दी थी। फिर अगले दिन उसके गले में बहुत दर्द हो रहा था। पहले की तरह तो दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उसके गले के भीतर के अंदर की फुंसियां साफ की जा चुकी थीं। इस बार तो उसे बड़ी भयंकर जलन अनुभव हुई थी गले में। अब उसे इसलिए गाते डर लगता था कि कहीं उसकी आवाज़ बिल्कुल ही नष्ट न हो जाए। वह गा नहीं सकता था तो और हर चीज़ का लाभ क्या था, और हर चीज़ बेहूदी थी, नामुराद थी। गाना ही अकेली ऐसी शय थी जिसे वह सही मायनों में जानता था। शायद वह गाने और अपनी प्रकार के संगीत के बारे में संसार में किसी से भी अधिक जानता था। उसे अब अनुभव हो रहा था कि वह सचमुच श्रेष्ठ गायक था। लेकिन किस काम आ रहा था उसका बढ़िया गायक होना। उस दिन शुक्रवार था। उसने सप्ताह के अंतिम दिन को वर्जीनिया और बच्चों के साथ बिताने का निश्चय किया। हमेशा की तरह उसने उसे फ़ोन पर पहले खबर दी कि वह आ रहा था। वास्तव में वह हमेशा उसे मना करने का अवसर देता था, लेकिन वो कभी मना नहीं कहती थी। इतने साल तक तलाक हुए हो गए थे, लेकिन वर्जीनिया ने कभी नहीं की थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां अपने पिता से मिलने के अवसर से वंचित रह जाएं। क्या औरत थी, जॉनी ने सोचा। वह जानता था कि उसे जितनी चिंता वर्जीनिया की थी उतनी दुनिया में किसी की नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ सहवास कर पाना उसे असंभव लगता था। शायद बुढ़ापे में, रिटायर हो जाने के बाद, हर तरीके से रिटायर हो जाने के बाद वो उनके ज़्यादा करीब आ सके। वास्तविकता ने उसके विचारों को बुरी तरह नष्ट कर दिया जब उसने वहां पहुंचकर देखा कि खुद वर्जीनिया का मूड खराब था और उसकी दोनों बेटियों को भी उसे देखकर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी सहेलियों के साथ कहीं और जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। उसने लड़कियों को जाने दिया। वह लड़कियों की आदत जानता था। बैठकर उस जैसे पिता से बातें करने के स्थान पर सहेलियों के साथ घूमने फिरने के लिए जाना तो कहीं अच्छा था। उसने वर्जीनिया से कहा, मैं कुछ ड्रिंक्स लूंगा और फिर मैं भी चला जाऊंगा। अच्छा, वह बोली। वह साफ दिखाई दे रहा था कि वह अच्छे मूड में नहीं थी। वर्जीनिया ने उसे बहुत बड़ा जाम लेते देखा तो बोली, उत्सव मना रहे हो? अच्छा है, अपनी सफलता का उत्सव मनाना ही चाहिए। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम में एक अच्छा व्यवसायी बनने की कोई योग्यता नहीं थी। ओह, जॉनी ने मन ही मन सोचा, तो ये बात थी। वो इसलिए बिगड़ रही थी क्योंकि वो अनुभव कर रही थी कि जॉनी अपनी मनमानी कर रहा था। औरतों को अपने मर्दों की जरूरत से ज्यादा उन्नति रास नहीं आती। इससे अपने मर्द पर उन्हें अपना अधिकार कमजोर होता दिखाई देता था, जो वे अनुराग, शारीरिक संबंधों और विवाह के उत्तरदायित्व के बल पर उन पर पैदा करती थी। जॉनी ने अपनी शिकायत का प्रदर्शन करने के बजाय उसको प्रसन्न करने के लिए कहा, यदि मैं गा नहीं सकता तो क्या फर्क पड़ता है? वर्जीनिया कुछ भुना भुना कर बोली, जॉनी, तुम अब बच्चे नहीं हो। तुम 35 से ऊपर के हो गए हो। तुम उस गायन की इतनी चिंता क्यों करती रहते हो? तुम निर्माता के रूप में पर अब अधिक धन कमाते हो। बड़ी बेढंगी और कमीनी बात कह रही हो तुम। वह क्रोधित होकर बोला। उसे बहुत आश्चर्य हुआ था कि वर्जीनिया ने ऐसी बात कही थी। वो उससे इतनी घृणा कैसे कर सकती थी? वर्जीनिया को ये बात बड़ी अजीब लगी कि जॉनी उस पर यूं गुस्सा कर सकता था।
वो मुस्कराकर बोली, तुम्हारे विचार से कैसा लगता था मुझे जब तुम्हारे गाने के कारण बहुत सी लड़कियां मक्खियों की तरह तुम्हारे आसपास भिन भिन आया करती थीं? तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं सड़क पर नंगी होकर निकलूं कि मर्द मेरे पीछे पीछे फिरेंगे? ऐसा ही होता था तुम्हारा गाना। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि भगवान करे तुम्हारी आवाज को कुछ हो जाए और तुम दोबारा कभी नहीं गा सको। लेकिन ये सब बातें हम दोनों को तलाक होने से पहले की हैं। जॉनी ने अपना जाम खाली किया, तुम कुछ नहीं समझते हो। बिल्कुल कुछ नहीं समझती हो। उसने रसोई में जाकर नीनो को टेलीफोन किया। उसने और नीनो के लिए सप्ताह के अंत में पाम स्प्रिंग्स में गुजारने का प्रबंध किया। उसने नीनो को एक बड़ी खूबसूरत नवयुवा लड़की का टेलीफोन नंबर दिया। वो कई दिनों से उस लड़की के चक्कर में पड़ने की सोच रहा था। उसको फोन करके बुला लो और उसे कह देना कि वह तुम्हारे लिए अपनी किसी सहेली को बुला ले। जॉनी बोली, मैं 1 घंटे में तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊंगा। विर्जीनिया ने बड़े ठंडे रूप से उसे विदा किया। जॉनी ने परवाह नहीं की। वो एक दुर्लभ अवसर था जब वो विर्जीनिया से इतना नाराज हुआ था, सबको ऐसी की तैसी। उसके पास सैर करने के बहुत से तरीके थे। पाम स्प्रिंग्स में उसका मनपसंद सिलसिला बना हुआ था। वहाँ जानी का अपना घर था जो उस मौसम में उसके रहने के लिए तैयार रखा हुआ था। दोनों लड़कियों बड़ी कमसिन थीं, बहुत खूबसूरत और आकर्षक थीं और उनका स्वभाव बिल्कुल व्यावसायिक नहीं था। खून का समय होने तक कुछ लोग पूल पर उनके साथ रहे। नीनो खाने के लिए तैयार होने के लिए और झटपट एक बाजी लगाने के लिए अपनी लड़की के साथ अपने कमरे में चला गया। जॉनी अभी मूड में नहीं था, इसलिए उसने टीना को अकेले शावा बाथ के लिए भेज दिया। विर्जीनिया से झगड़ा होने के बाद किसी और औरत से प्यार करने को तो उसकी इच्छा नहीं होती थी। वह शीशे की दीवारों वाले उस कमरे में पहुंचा जिसमें पियानो रखा था। बेड के साथ गाते समय वह पियानो के साथ यूं ही थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर लिया करता था ताकि कभी कभार मूड होने पर वह भी कोई धुन छेड़ सके। वह पियानो के आगे बैठ गया और उससे सुर छेड़ता हुआ धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। तभी उसने अनुभव किया कि टीना वहां पहुंच गई थी, उसके लिए ड्रिंक तैयार कर रही थी। वह उसके समीप बैठ गई। वह धुन बजाता रहा और टीना उसके साथ गुनगुनाती रही। फिर वह उसे पियानो के पास छोड़कर शावा बाथ लेने चला गया। बाथरूम में उसने हौले हौले एक गीत के कुछ टुकड़े गाए। फिर उसने कपड़े पहने और वापस नीचे आ गया। टीना अभी भी वहां अकेली थी। नीनो या तो बुरी तरह अपनी लड़की के पीछे पड़ गया था और फिर नशे में डूब जाने की कोशिश कर रहा था। जॉनी फिर पियानो पर बैठ गया। टीना टहलती हुई बाहर स्विमिंग पूल के पास चली आई। जॉनी अपना एक पुराना गीत गाने लगा। अब उसके गले में जलन नहीं हो रही थी। उसके गले से साफ आवाज निकल रही थी। उसने बाहर की तरफ देखा। टीना बाहर घूम रही थी। शीशे का दरवाजा बंद था, जिसके कारण वो उसकी आवाज नहीं सुन सकती थी। पता नहीं क्यों वह नहीं चाहता था कि कोई उसका गाना सुने। उसने नए सिरे से अपना एक पुराना गीत गाना आरंभ किया। उसने ये गाना इतने जोर से गाया जैसे वह लोगों के सामने गा रहा हो। साथ साथ वह अपने गले में जलन होने की भी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन जल नहीं हुई। उसने गौर से अपनी आवाज को सुना। आवाज में कुछ गंभीरता आ गई थी। अब वो मी की आवाज लगती थी, किसी नवयुवक की नहीं। उसने गाना बंद किया और खामोश बैठा उसके बारे में सोचने लगा। बहुत खूब मेरे यार, बहुत खूब, नीनो ने उसके पीछे आकर कहा। जॉनी तुरंत घूमा। नीनो अकेला दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। उसकी लड़की उसके साथ नहीं थी। जॉनी ने राहत की सांस ली। उसे नीनो से ऐतराज नहीं था कि वो उसका गाना सुने। सुनो, जॉनी बोला, उन लड़कियों से पोछा छुड़ाओ। उन्हें घर भेज दो। तुम स्वयं जाकर कहो उनसे। दोनों बड़ी अच्छी लड़कियां हैं। मैं उनकी भावनाओं को दुख नहीं पहुंचाना चाहता और फिर मैं उस लड़की से 2 बार सहवास कर चुका है। अगर मैंने उसे डिनर के बिना भेज दिया तो क्या यह अच्छा लगेगा? नीनो ने कहा। ऐसी की तैसी जॉनी ने सोचा। सुनने 2 लड़कियों को। उसका गाना अगर सुनने में अच्छा नहीं लगता तो न सही। वह पास स्प्रिंग्स के एक बैंड लीडर को जानता था। उसने उसको फ़ोन करके उसे नीनो के लिए एक मेडोलिन भेजने को कहा। बैंड लीडर ने विरोध किया। यार,
कैलिफोर्निया में मैडोलिन कौन बजाता है? अरे एक भेजो तो, जॉनी ने चीख कर कहा। उस घर में हर तरह का एक रिकॉर्डिंग का सामान उपलब्ध था। जॉनी ने उसके वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल करना दोनों लड़कियों को सिखा दिया। डिनर के बाद वे रिकॉर्डिंग में जुट गए। नीनो ने मैडोलिन बजाए और जॉनी ने पियानो बजाते हुए अपने सारे पुराने गाते गए। उसने अपनी आवाज का ख्याल किए बिना पूरे जोर से सारे गाने गाए। उसे अपने गले में कोई खराबी नहीं लगी और उसे लगा कि वो हमेशा के लिए गा सकता था। जिन दिनों वह गा नहीं सकता था, उन दिनों वह प्रायः मन ही मन सोचा करता था कि यदि उसके लिए फिर से गाना गाना संभव हो जाए तो वह अपने पुराने हिट गानों में क्या क्या परिवर्तन करेगा। अब उस समय गाते समय वह सचमुच अनेक परिवर्तन कर रहा था। कभी कभी ऐसे परिवर्तन अगर गाने में फिट नहीं बैठते थे तो वह उसे किसी और ढंग से गाकर फिट बिठाने की कोशिश करता था। अंत में उसने गाना बंद किया। टीना तुरंत उसके पास पहुंची। उसने उसे एक लंबा चुंबन दिया। अब मेरी समझ में आया है कि मेरी माँ तुम्हारी कोई भी फिल्म क्यों नहीं छोड़ती थी, वह बोली। इस अवसर के अलावा किसी भी और अवसर पर वैसी कोई बात कहनी गलत होती। जॉनी और नीनो हंसे। उन्होंने अपने रिकॉर्ड किए गाने बजाकर देखे। अब जॉनी बड़ी गौर से अपनी आवाज को सुन सकता था। उसकी आवाज बहुत परिवर्तित हो गई थी, लेकिन आखिरकार थी तो वह जॉनी फंटाने की ही आवाज। अब उसे अपनी आवाज पहले से अधिक प्रभावशाली और सुरीली लगी, और वह अब इतना अच्छा गा सकता था। उसने सोचा तो गला बिल्कुल ठीक हो जाने के बाद तो वह करिश्मा कर सकता था। जॉनी ने हंसते हुए नीनो से पूछा, क्या तुम्हें मेरी आवाज उतनी अच्छी लग रही है जितनी कि मैं समझ रहा हूँ? नीनो ने कुछ सोचने के ढंग से उसकी खुशी से चमकते हुए चेहरे की तरफ देखा। तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, वह बोला, लेकिन देखें कल तुम्हारी आवाज कैसी निकलती है। नीनो की ऐसी बातें सुनकर जॉनी के दिल को बड़ी बेचैनी हुई। हरामजादे, तू जानता है, तू कभी ऐसा नहीं गा सकता। कल की चिंता छोड़, आज की बात कर। लेकिन उस रात उसने फिर न गाया। वह और नीनो लड़कियों के साथ एक पार्टी में चले गए। फिर बाकी रात उसने टीना के साथ बेडरूम में व्यतीत की, लेकिन उसे वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उसे गाने में मिल चुकी थी। लड़की भी निराश हो गई, लेकिन वह क्या करता। सारा सफलताएं एक ही दिन में तो नहीं मिल सकती थीं। सुबह वह बड़ा भयभीत सहमा सा उठा। उसे लगा कि उसे सपना आया था कि उसकी आवाज लौट आई थी। जब उसे अनुभव हुआ कि वह सपना नहीं था तो वह और भी आतंकित हो उठा कि अब उसकी आवाज फिर खराब हो जाएगी। वह खिड़की के पास पहुंचा। उसने कुछ गुनगुना कर देखा। फिर वह पाजामा पहने ही बैठक में पहुंचा। उसने पियानो पर एक धुन बजानी आरंभ की। थोड़ी देर बाद वह उसके साथ साथ गाने लगा। उसने बहुत डर डर कर गाया, लेकिन उसके गले में न दर्द हुआ और न घरघराहट पैदा हुई। फिर वह खुलकर गाने लगा। आवाज बड़ी जोरदार निकली और अपने आप निकली। उसे कोई जोर जबरदस्ती न करनी पड़ी। गीत निरंतर प्रवाह उसके गले से निकल रहा था। जॉनी जान गया कि बुरा समय बीत गया था। अब वो गा सकता था, निडर होकर गा सकता था। अब उसे अपनी फिल्में असफल होने की चिंता नहीं थी। अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि पिछली रात टीना को उससे निराशा हुई थी। अब उसे चिंता नहीं थी कि क्योंकि अब वह फिर गा सकता था इसलिए वर्जीनिया उससे फिर से घृणा करने लगेगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। पाई दवाइयों से भरी एक ट्रॉली को ठेलती हुई होटल की नर्स कमरे में आई। जॉनी अपने स्थान से उठा। उसने नीनो की ओर देखा। पता नहीं वह सो रहा था या जाग रहा था। वह जानता था कि नीनो को इस बात के कारण उससे जलन नहीं होती थी कि उसकी आवाज वापस लौटाने के कारण वह इतना ज्यादा खुश था, क्योंकि वह अपने गाना गा सकने को इतना ज्यादा महत्व देता था। अब जो बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी वह ये थी कि नीनो को किसी भी बात की चिंता नहीं थी कि इस कारण उसमें जीवित रहने की इच्छा जागृत हो पाती।